नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में जो मार्केट में होता है और तमाम उन खबरों पे हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते क्या हुआ और नेक्स्ट वीक के लिए टॉप ऑफ द माइंड क्या सवाल हैं जिनको हमें जानना है और सुलझाना है। तो अगर आप पूरे हफ्ते में देखें ना, मार्केट ने बहुत परेशान किया लोगों को। कभी समझ नहीं आया, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा था। तरह तरह के कंसर्न्स, तरह तरह की चिंताएँ बाज़ार में उभर के आती थी। अलग अलग रिपोर्ट्स, कभी यूएस से कुछ रिपोर्ट आ गई, कभी कोई मानसून से रिलेटेड रिपोर्ट आ गई। तो उसके चक्कर में बाजार ने एक डायरेक्शन लेने से मना किया, लेकिन ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ दिख रही है। यानी ट्रेंड लाइन अगर आप बनाएं तो ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ एफआईज ने खूब बिकवाली भी की, ऊपरी स्तर पे बहुत सारे कॉल राइटिंग भी की। तो क्या तस्वीर बनती, बाजार की चिंताएं क्या, आज इसी पे बातचीत होगी। तो हमेशा की तरह हम इसको फ्री व्हीलिंग रखते हैं, इनफॉर्मल रखते हैं, चैटिंग करते हैं, लेकिन एक फ्रेमवर्क के अंदर। तो आज हमारे ऑन द शो में क्या है, किन तीन मुख्य बातों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल तो जो ओपनिंग होगा वो ये कि बाजार की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता क्या है, किस वजह से बाजार इतना डरा हुआ है, किस वजह से बाजार एक डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है। यूएस की चिंता है, इन्फ्लेशन की चिंता है, या युद्ध की चिंता है, किस बात से इतना परेशान है, ग्रोथ पे कंसर्न है क्या, ब्याज दरें परेशान करें क्या, बहुत सारे सवाल हैं। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बाजार की इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता क्या है, ट्रैजेक्टरी क्या होगी, गिरेगा चढ़ेगा क्या। दूसरी बात पूछेंगे कि म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग है वो धीरे धीरे कम हुई है थोड़ी, अगर आप डेटा एनालाइज करें, और कैश पे बैठ रहे हैं। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि वो लोग थोड़ा सा कैश होल्ड कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई टेक्निकल रीज़न है, या वो भी एक मौके की तलाश में, या उनके पास भी एक डर है कि पैसा तो लगाए थे, अगले दूसरे दिन तीसरे दिन वो नीचे ही आ रहा है, तो थोड़ा रोक रहे हैं क्या। और तीसरा सवाल है कि क्या रूरल डिमांड हिंदुस्तान की रिवाइव कर रही है क्या, रिपोर्ट सजेस्ट करती है। कैंटार की रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, प्राइस की रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब रूरल डिमांड में तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं, रिवाइव कर रही, जो अब तक सिर्फ बड़े शहरों में थी अब वहाँ पे भी हो रही। तो ये जो के शेप था, क्या वो धीरे धीरे टूटता हुआ दिख रहा है। इन्हीं सब पे हम बातचीत करेंगे। आज के विशेष मेहमान हमारे जो साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय कराऊँ। मेरे साथ स्टूडियो में मिहिर वोरा सर है, डायरेक्टर एंड सीआईओ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। अजय श्रीवास्तव सर हैं, सीईओ डायमेंशनल कंसल्टिंग के, और उनसे काफ़ी चर्चा होती रहती है, लेकिन आज एकदम इनफॉर्मल चैट होगी, बहुत सारे ओपन व्यूज़ लेंगे इनसे हम। मनीष जांगी हमारे साथ हैं, मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइजर्स के, और डेट मार्केट के बारे में समझेंगे। आजकल तो अभी खबरें में चलती है, तो ये एफडी करो, पूरी लिस्ट छपती है, तो डेट मार्केट में क्या हो रहा है, बॉन्ड मार्केट किस तरह की इशारे कर रहा है, मनीष जी से समझेंगे। साथ ही गौरांग शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के हमारे साथ हैं। गौरांग सर से चर्चा होगी, बहुत सारे सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, क्या हो रहा है एफएमसीजी में, क्या हो रहा है तमाम स्टॉक्स में, उन पे हम सब बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरे सर, बाजार की सबसे बड़ी चिंता क्या है? मेरे ख्याल से बाजार एक करेक्शन का करेक्शन हो रहा है, मैं कहूँगा। अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ 2022 देखें तो नैरेटिव ये बन रही थी कि यूएस ने जिस तरह से इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग की है, फेडरल रिजर्व ने 0 पर ऑलमोस्ट 0.5% से 4.5% फेड रेट कर दिया, बहुत ही शार्प तरीके से। दिस इज वन ऑफ द शार्पेस्ट टाइटनिंग्स दैट द फेडरल रिजर्व हैज डन सिंस द 1970s। तो इतने कम समय में 4.5% इंटरेस्ट रेट्स को कर देना, ये बहुत ही एक कड़ा रवैया अपनाया था फेड ने। तो ये फीलिंग हो रही थी कि फेड ने जिस तरह से रवैया अपनाया है तो ग्रोथ बहुत जल्दी स्लो डाउन हो जाएगी यूएस की, ग्लोबल इकोनॉमी की, और इन्फ्लेशन जो है वो जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और आया भी। अगर देखें तो जून में इन्फ्लेशन की दर जो थी वो 9.5% थी, और दिसंबर जनवरी तक देखें तो वो करीबन 4% 6% के आजू बाजू आ गई। तो इम्पैक्ट तो आया इन्फ्लेशन का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं जनवरी फरवरी में यूएस इकोनॉमी के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि शायद इन्फ्लेशन, जो कोर इन्फ्लेशन है, वो अभी तक कंट्रोल में नहीं है और वो एलिवेटेड रह रहा है, स्टिकी रह रहा है। तो इतनी जल्दी शायद नीचे नहीं आ रहा। और सेकंड, जॉब मार्केट वहां पे बहुत ही तेज है। माने जॉब ओपनिंग्स अगर देखें और सर्विसेज सेक्टर जिस तरह से ग्रो कर रही है, तो वो अभी भी ग्रोथ कम नहीं हुआ। तो जो 3 महीने पहले जो व्यू था कि ग्रोथ कम हो गई है
और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, अब धीरे वापस वो डर फैल रहा है कि इन्फ्लेशन शायद ज़्यादा लंबी चलेगी और शायद और कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा फेड को। और लास्ट हम वीक में जो फेडरल रिजर्व के जो मेंबर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, वो भी ये कह रहे हैं कि शायद जो टाइटनिंग वाला जो स्टांस है, कड़ा रवैया है ब्याज दर बढ़ाने का, वो शायद वो और टाइटन कर सकते हैं। तो ये एक भाई बड़ा कंसर्न बन रहा है मार्केट में। तो जो इनिशियल यूफोरिया था कि भाई वर्स्ट इज ओवर और बैक टू ग्रोथ और शायद रिसेशन यूएस में हो ही भी नहीं, एक व्यू ये भी बन रहा था, वो अभी वापस भय आ रहा है कि नहीं, शायद रिसेशन हो सकती है 1-2 क्वार्टर के लिए, और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो, सॉफ्ट लैंडिंग शायद ना हो। दिलचस्प बात ये है फिर सर कि दिसंबर तक ये मतलब कम होने छोड़ो, कट की बातें होने लगी थी कि सेकंड हाफ में हो सकता है कट शुरू कर दें, इलेक्शन भी है, तरह तरह की बातें हो रही थी। अब जेमी डायमंड साहब, जेपी मॉर्गन, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसके सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सॉरी के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन फेड का कंट्रोल नहीं है इन्फ्लेशन में, ये बात उन्होंने कही। मुझे ये बताइए कि इतना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इतना ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, 15-15 दिन में भी आपके व्यू बदल रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, इकोनॉमिक्स हमें लगता है बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे नंबर्स हैं, इसलिए साइंस है, लेकिन ये साइंस नहीं है फुल्ली, ये आर्ट भी है। क्या बात है सर। तो सेंट्रल बैंकर्स बार बार गलत हुए हैं और दे ट्राई देयर बेस्ट, बट अल्टीमेटली ये जो इकोनॉमिक्स है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। सो जैसे इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स आते हैं वैसे सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट रिएक्ट करती है और प्ले एज यू गो। तो आपके हिसाब से टॉप कंसर्न है कि जो ये रेट बढ़ने का डर बना हुआ है कि आधा % बढ़ा, अब तो आधे की बात होने लगी कि 22 मार्च वाली जो बैठक हुई उसमें 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे, ये सबसे बड़ा कंसर्न है और इसकी वजह से हम भी डरे हुए हैं। बिल्कुल। और आरबीआई ने भी जो जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमने मिनट्स देखी, वो मिनट से भी ऐसा लग रहा है कि आरबीआई भी अभी श्योर नहीं है कि इन्फ्लेशन इंडिया में भी कंट्रोल में है। तो आरबीआई का भी जो रवैया है वो शायद अभी भी थोड़ा टाइट रह सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये इंडिया में भी ये कंसर्न्स आ रहे हैं। ऐसा जेएस वर्मा साहब जो एमपीसी के मेंबर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, बहुत समय लगेगा इसको नीचे लाने में, इतना आसान नहीं है कि ये 4% या उसकी रेंज के नीचे आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा सर, मार्केट की ये चिंता जायज़ है क्या? जायज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय बाजार गिरते भी नहीं उतना, इतने बड़े बड़े कंसर्न दिख रहे हैं सामने लेकिन गिरते नहीं है, क्यों, ऐसा क्या है? देखिए, बाजार की जो सिचुएशन है ये है कि इंडियन पब्लिक ओवरबॉट है मार्केट में आज की तारीख में। काफी हद तक पीस पे उन्होंने एलिवेटेड पीस पे स्टॉक लिए हुए हैं। आप जानते हैं कि कई पीस 50, 60, 70, 80 तक भी गए थे नेस्ले का पी एक जमाने में, अब कम होगा थोड़ा सा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि इतना ओवर इन्वेस्टेड इंडियन रिटेल मार्केट है आज इक्विटीज में कि अब उसको इंक्रीमेंटल डालने में झिझक हो रही है, और जब फिक्स इनकम में उनको रिटर्न ठीक लग रही है तो वहां पे डाल रहे हैं पैसा। बिकॉज आपने सही कहा, आपने आज डाला, कल आपने नुकसान उठाया। तो उसके बनस्पत देखते हुए इंडियन मार्केट हमेशा से आप देखेंगे फंडामेंटल पे कम, डिमांड सप्लाई पे चलती ज्यादा। कि अगर डिमांड एसआईपी की आती है, एचएनआईज की आती है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की आती है, एफपीआईज की आती है, वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी थी, हमारी मार्केट थी। फंडामेंटल थे बट उतना मैनेज नहीं करते, 50, 60, 70 का फंडामेंटल पी में तो कोई चारा ही नहीं है। तो उस माहौल को देखते हुए आज माहौल बदल गया है। बदल ये गया है कि लोगों को रियलाइजेशन आ रही है कि बहुत ही अभी भी मार्केट काफी एक्सपेंसिव है, उनके स्टॉक जो है काफी एलिवेटेड पे खरीदे गए हैं। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो है केपेक्स ड्रिवन पॉलिसी का इम्पैक्ट आता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, वो आया नहीं आया डिपेंडिंग ऑन केपेक्स अपने क्या किया। अगर आपने उड़ीसा के मिडिल में कहीं पे आपने एक रोड बना दिया तो उस केपेक्स का कोई मल्टीप्लायर नहीं मिलेगा। आप गुड़गांव में रोड बनाएंगे शायद मिल जाएगा, लेकिन आप वहां बनाएंगे उड़ीसा में या क्योंझार में या ट्राइबल एरियाज में, उसका मल्टीपल इकोनॉमी पे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा। तो केपेक्स नाम तो 10 लाख करोड़ का है, पर उसके अंदर में अगर ये काफी सारा पैसा उस जगह जा रहा है जब मल्टीप्लायर नहीं आएगा तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। आई थिंक वो रियलाइजेशन थोड़ी इन्वेस्टर्स को आ रही है। और आज चाहे एफडी ले लीजिए, चाहे डिवेंचर ले लीजिए, बॉन्ड ले लीजिए, उसमें अच्छा उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप क्यों इक्विटी खरीदेंगे? हम तो 6 महीने से बोलते आ रहे कि इक्विटी में रिटर्न लाना इस साल में बहुत मुश्किल है। आरबीआई ने बता दिया है कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा और ग्रोथ भी 6% के आसपास होगी। तो 6% की ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर में आप 20% इक्विटी रिटर्न नहीं ले सकते हैं। और वो शायद अब थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन लोगों में आ रही है कि अब से इक्विटी रिटर्न निकालना 15 से 20% रिस्क एडजस्टेड बहुत मुश्किल हो गया है। तो ठीक है, एक कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप ओवर इन्वेस्टेड होते हैं और उसको पैरिटी करने में टाइम लगेगा।
और म्यूचुअल फंड को भी ये थोड़ा सा डर ये है कि रिडम्पशन आएंगी थोड़ी सी, लोग यहाँ से निकाल के फिक्स इनकम में डालेंगे पैसा, उससे उनको भी थोड़ा कैश रिजर्व रखना पड़ेगा पास में, तो उनके हाथ भी थम गए हैं। तो डिमांड सप्लाई की बात है, नॉर्मलाइज हो रही है, काफी हद तक नॉर्मलाइज हुई है, थोड़ा बहुत और फिर शुरू करेंगे, देखेंगे अपनी चढ़ाई। नहीं तो अजय सर, फिर क्या करेक्शन आप और इसमें देखते हैं? मैं एक सवाल ये आता बाद में, हम लोग पिछले कितने महीने, 6-8 महीने से ही देख रहे हैं कि जब भी करेक्शन आता लोग कहते हैं कि अब एक बार हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, वो रुक जाता वहीं पे। पता नहीं कौन सी शक्तियां उसको रोक लेती हैं, या इनहेरेंट इतनी स्ट्रेंथ है मार्केट में कि वो गिरने भी नहीं देते उसको। वो एक रेंज के अंदर, मतलब 1000 पॉइंट का रेंज मान लीजिए, उसके बीच में घूमता रहता है। दुनिया भर में तूफान आ गया, लेकिन यहाँ नहीं गिरता। पूरा 22 का साल निकाल दिया उन्होंने, रादर उन्होंने 2-4% का गेन ही करके दे दिया। ये क्या पहेली है, ये क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए खरीदार के, अच्छा मैंने कहा ना आपको कि बाजार के अंदर में जब भी यहाँ पे पिछले 6-7 साल के अंदर में एक कॉन्सेप्ट है कि आपने करेक्शन पे खरीदा, आप अच्छा रिटर्न कमा के निकले। ये पहला साल है जो आप देख रहे हैं कि करेक्शन में खरीदे तो और करेक्शन में चले गए आप। तो चाहे आप अडानी ग्रुप का स्टॉक देख लीजिए, रुकने पे नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमी के स्टॉक देख लीजिए, अब उसके अंदर में फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, और जो करेक्शन के बाद में अगर कोई खरीदार आ रहा है तो सप्लाई और इकट्ठी आती रही है। तो ये एक माहौल जो पहली बार बन रहा है इकोनॉमी के अंदर में कि करेक्शन पे सेल आ रही है, बल्कि जो भी थे मार्केट में वो निकल रहे हैं, ना कि परचेज आ रही है मार्केट में। तो ये जो पैराडाइम है इन्वेस्टमेंट का, काफी चेंज हो रहा है मार्केट में, क्योंकि पहली बार फिक्स इनकम में अच्छी रिटर्न आ रही है, जो ऑल्टरनेट है आपके पास में। जो आप लोग कहते थे टीवी पे टीना फैक्टर, आज वो टीना फैक्टर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि सेलिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में। प्योर सेलिंग प्रेशर जहां पे अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही मार्केट आज। और ये कब तक चलने की संभावना है सर? सॉरी, आपका आवाज ये ठीक नहीं था। कब तक चलने की संभावना है? ये मतलब ठीक कब होगा स्थिति? देखिए ठीक होने में, देखिए यूक्रेन की वॉर से एकदम मार्केट गिर गई, कल को यूक्रेन की वॉर में सीज फायर हो जाता है तो यही बाजार आपकी 5 से 10% तुरंत उछाल ले लेगी, ग्लोबल मार्केट उछाल ले लेगी। न कहां से इवेंट आता है बाजार उठाने के लिए, यह कहना मुश्किल है। जैसे गिराने का भी मुश्किल था, यूक्रेन आया, फिर अडानी स्टॉक का किस्सा हुआ, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये चीजें आएंगी यहाँ पे। वही अंदाजा है कि कल को इन्फ्लेशन एकदम से गिर जाता है यूएस के अंदर एक चीज है, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन गिर जाता है दूसरी चीज है, यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाती है तीसरी चीज है, ऑयल का प्राइस नीचे और आ जाता है चौथा। तो कहां से ये ट्रिगर आएगा मार्केट में, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट एक ट्रिगर जरूर चाहिए मार्केट को रिवर्स करने के लिए, वरना ये मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी, जिसमें ना ज्यादा कुछ प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा, बट उसमें फिर इक्विटी इन्वेस्टर को मजा नहीं आएगा। मनीष डांगी सर, ये बॉन्ड मार्केट, पिछले हफ्ते एक बहुत दिलचस्प घटना हुई, आप भी सुनिए सर। यूएस मार्केट ने 2 रास्ते लिए, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी और मार्केट को कोई परवाह नहीं थी उसकी। ये 6-7 दिन खेल चला। लास्ट फ्राइडे को दोनों को समझ में आया कि अपने को साथ में चलने का है और उसके बाद यूएस मार्केट गिरा, ज़ोर से गिरा, 700-800 पॉइंट गिरा। तो बॉन्ड मार्केट की जो एक कहानी है मनीष जी, ये क्या कह रही है? ये इसकी पिक्चर हमको किस तरह समझनी चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टर्स को या जनरली सभी लोगों को, कि बॉन्ड मार्केट क्या इशारे कर रहा है? तो नीरज जी, जनरली बॉन्ड इक्विटी कोरिलेशन ऐसा होता है कि जब इक्विटी फॉल होता है तो बॉन्ड राइज होता है, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट की वजह से 60-40 पोर्टफोलियोज या बैलेंस पोर्टफोलियोज का जन्म हुआ है पूरी दुनिया में। पिछले 40 सालों में ये मोटा मोटी पूरी दुनिया में यही पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन अच्छा किया है। तो 2022 के बाद में बॉन्ड की वजह से इक्विटी गिरा है, क्योंकि जो डिस्काउंट यील्ड है वो शार्पली जब ऊपर जाने लगी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन से, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स इक्विटी को प्यूक करना पड़ा, क्योंकि इक्विटी इफेक्टिवली इक्विटी है क्या, हो ही वही जो बॉन्ड रची रखा है ना। इक्विटी तो सिर्फ 3-4%, 5% मैक्सिमम रिस्क प्रीमियम देगा बॉन्ड पे, और अगर रियल रेट और बॉन्ड यील्ड्स अगर ऊपर जाएंगी तो सारे कैश फ्लोज को आपको डिस्काउंट नीचे करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि बॉन्ड इक्विटी कोरिलेशन ब्रेक हुआ है पिछले 1.5 साल से। जो पिछले 40 साल तक चल रहा था वो इस 1.5 साल से नहीं चल रहा है, और वो कोरिलेशन का जो ब्रेकेज है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। एक छोटा सा एक सॉफ्ट पैच आया है पिछले 3-4 महीनों में, जिसमें ऐसा लगा था कि क्योंकि इन्फ्लेशन यूएस में काफी तेजी से डिसेलरेट होने लगा, इंक्रीमेंटली 3 मंथ मूविंग एवरेजेस जो नंबर थे मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स, एक्चुअली वो देखने लगे कि शायद इन्फ्लेशन यूएस में डिमांड की वीकनेस के चलते काफी नीचे से आ जाएगा। लेकिन अब यूएस में, जैसे मिहिर वगैरह ने भी बताया कि यूएस में एक वापस से
रीथिंक हो रहा है कि शायद 1970 जैसा सेटअप जिसके अंदर इन्फ्लेशन बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस वापस से इजी हो गई है और यूएस कंज्यूमर के पास में अभी भी बहुत सारा पुराना सेविंग्स बाकी है, हालांकि रन रेट बेसिस पे उनकी सेविंग ड्रॉ डाउन हुई है, लेकिन पुरानी जो सेविंग्स है कोविड के वक्त की वो अभी भी बाकी है। तो उसकी वजह से वहां पे वापस से रीथिंक हुआ है और वही वजह है कि शायद दोनों मार्केट जो है वापस से प्यूक कर रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा स्टेप बैक लेकर के देखें कि इंडियन मार्केट्स जो है उसमें ये मानना गलत होगा कि ये क्योंकि यूएस अब छोटा गिर रहा है उसकी वजह से इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछला 1.5-2 महीनों से या राधा 3 महीनों से इंडियन मार्केट की वीकनेस इनहेरेंट है, वो लोकल है। वो जैसा आपने बताया कि फ्लोज के बॉन्ड मार्केट से कॉम्पीट करने की वजह से, कम होने की वजह से है, और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये है कि जो इक्विटी का रन रेट है, अर्निंग्स का मोमेंटम, वो रिलेटिव टू मार्केट एक्सपेक्टेशन जो 9-10 महीने पहले था वो धीरे धीरे डिसेलरेट हो रहा है। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट भी अगर हम ठीक से देखें तो एक्स बीएफएसआई नंबर्स बहुत अच्छे आए नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर को ये डर होना चाहिए कि क्या हम प्री कोविड ट्रेजेक्टरी में वापस तो नहीं घुस रहे हैं कि जिसमें 8-10-11% की ही रन रेट ऑफ इवन इफ एक्चुअली बैंकों का एनपीए नहीं बढ़े उसके बाद में भी क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 10% की अर्निंग का ग्रोथ मोमेंटम आएगा। तो ऐसी स्थिति में 7.5% का बॉन्ड और 8-8.5% की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको 4%, 5% का रिस्क प्रीमियम नहीं मिलेगा। जो मैं पिछले 8-10-12 महीने से आपके शो पर डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो रिस्क प्रीमियम है वो हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में भी उस वक्त बहुत कम है। यूएस में वो चेंज होने लगा जो हमने दिसंबर जनवरी में डिस्कशन किया, इसलिए यूएस एक एक्चुअली बेटर अपॉर्चुनिटी है। बट इंडिया के अंदर अभी भी रिस्क प्रीमियम इन भावों पे, इन पीस पे, इन प्राइस टू बुक रेशो पे और इस बॉन्ड यील्ड के सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म पे अभी भी बहुत कम है। तो ये है नीरज जी मोटा मोटी बॉन्ड इक्विटी का सॉर्ट ऑफ स्टोरी। मनीष जी, इसको थोड़ा सा मैं और समझना चाहूँगा। भारत में आप कह रहे हैं कि इनहेरेंट प्रॉब्लम से पिछले 1-2-3 महीनों में खेल बदला है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स जो आती हैं हमें, बहुत प्रिलिमिनरी डेटा आप उसको कह सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वो मंथ आफ्टर मंथ आती रहती हैं। जैसे अभी अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि बहुत जगहों पे ग्रोथ दिख रही है। क्या ये ऊपरी स्तर पे केवल दिख रही है जिसकी चर्चा हम लोग कहते हैं ये के शेप है या मार्केट अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है? ये बात आपकी सही है कि अर्निंग बहुत शानदार तो नहीं रही इस क्वार्टर की, वो तो दिख रही है कि अब थोड़ा थोड़ा आप डिसेलरेट करें। ये जो हमारे अंदर एक डाइकोटमी बन रही है, ये क्या है? तो नीरज जी, जो एक्चुअली पूरा कोविड का जो ग्रोथ मोमेंटम था वो जैसा आपने बताया कि एक के शेप रिकवरी जो लार्जली अर्बन, लार्जली टॉप क्वार्टाइल इनकम अर्नर्स का था, वो बहुत तेजी से, अगर उसको आप एनओएनजी इंपोर्ट में देखो, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट को अगर देखें या फिर ऑटोमोबाइल सेल्स को देखें, टू व्हीलर सेल्स तो बहुत वीक पहले ही था, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारे जो अर्बन लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो सॉफन हुए हैं ऑलरेडी। तो एक इसलिए आप देखोगे एक जनरल कंसेंसस जो बन गया था, जिसके अगेंस्ट में बहुत लिखा और बोला भी है कि नहीं, हिंदुस्तान अब 7-8% की ट्रैजेक्टरी में घुस गया आसानी से। तो अब वापस से आप देखेंगे कि एक सॉफ्टली चारों तरफ एक माहौल ही बन रहा है कि शायद हम 5-6% की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 5-6% का ग्रोथ और 5%, 6% की इन्फ्लेशन में अब जब नॉमिनल जीडीपी 10-12% बनने वाला है, तो हम बहुत ऊपर, बहुत मतलब मेहनत करके भी अर्निंग का ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं ला सकते, खास करके उस जगह पे जबकि मार्जिन्स ऑलरेडी रिलेटिवली ऑफ कोर्स काफी सॉफन हुए हैं, लेकिन रिलेटिव टू प्री कोविड ट्रैजेक्टरी बेहतर हैं। तो यहां से इंक्रीमेंटली सॉफ्ट नॉमिनल ग्रोथ कंडीशंस के अंदर एक्चुअली जो आपका अर्निंग्स का ग्रोथ मोमेंटम है शायद रिलेटिवली वीकन होगा स्ट्रेंथन होने की बजाय। तो मेरे ख्याल से ये जो इंडिया के इक्विटी का जो पिक्चर है सर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक छोटा सा सॉफ्ट ब्लो सा है एवरेज इन्वेस्टर को, जो बहुत एक रोमांटिक एटीट्यूड के साथ में 2020-21 में घुसा था कि वापस से हम न्यू रिजीम में घुस रहे हैं। जो आपने कई सारी स्टोरीज सुनी होगी जिसके अगेंस्ट में हमने काफी बोला है कि 2003-7 नहीं है ये हालांकि बैंकों की कंडीशन ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट ग्रोथ का मोमेंटम है वो उस तेजी से वहां नहीं बढ़ेगा जितना 2003-7 में था। और बहुत सारा जो ग्रोथ का जो इनहेरेंट जो प्रॉफिट ग्रोथ था नीरज जी, वो एक्चुअली मार्जिन एक्सपांशन वन ऑफ रीजन से आया था जो बहुत तेजी से अनवाइंड भी हो गया। तो उसकी वजह से आपको ये जो हमने रीसेट किया था पी प्रीमियम्स को रिलेटिव टू इमर्जिंग मार्केट्स, यूएस और हमारे हिस्टोरिकल पी से, उसको हम वापस से अब अनफॉर्चुनेटली नीचे हमको रीसेट करना पड़ेगा। इसी वजह से देखिए यूएस में आप कितनी भी बात कर लें, यूएस 5-10% ऊपर है पिछले 1.5-2 महीनों में, जबकि हम 5-7% नीचे हैं।
और फाइनल बात नीरज जी, जो मैं कई बार इस शो पे आपको बोला हूँ कि आपको जब फाइनली रिटर्न देखना है तो आपको डॉलर से एडजस्ट करना पड़ेगा। 10-12% हमने डॉलर में भी नुकसान लिया है। तो बिल्कुल आप S&P 500 को 3900 को सिर्फ 3900 नहीं मान सकते और हमारे को 17,500 नहीं मान सकते। आपको 17,500 पे 10% डिस्काउंट देकर के फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप जानेंगे कि S&P 500, निफ्टी और नेस्डैक के अंदर इतना मैसिव डाइवर्जेंस नहीं है जो जिसके बारे में हम एक्चुअली काफी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं प्योरली बाय लुकिंग एट लोकल करेंसी आउटलुक। आजकल तो वैसे भी एडजस्टेड चीज़ देखने का फैशन है ना एडजस्टेड एबिटा देखिए, एडजस्टेड प्रॉफिट देखिए। गौरव सर, आजकल आप अपने न्यूज़लेटर में क्या लिखते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्या बताते हैं कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए? कहने से पहले अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ अर्ज करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एकदम फ्री है, कुछ भी अर्ज करिए सर। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। क्या बात है सर, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये दौर हमने पहले भी देखे हैं हिंदुस्तान के, भारत के शेयर बाजार के इतिहास में, और समय ऐसा आता भी है जहां पर कुछ समय के लिए या फिर साल भर के लिए या 1.5 साल के लिए आपको जो अनुमान है शेयर बाजार से मुनाफा मिलने का, उसका जो गणित है उस पर थोड़ा बहुत चिंतन करना पड़ेगा और अपनी कलम को थोड़ा पीछे खींचना पड़ेगा। ये जो तकलीफें हैं, जो भी मुद्दे हैं सामने शेयर बाजार को लेकर के, चाहे वो महंगाई दर हो, ब्याज दर हो, धीमापन हो, या फिर मंदी की चपेट में आया हुआ बाजार हो, इसके साथ साथ अभी शुरुआत में आपने जिक्र किया था बारिश के मौसम को लेकर के, अल नीनो का जो प्रकोप है, वो शायद मेघराज इस साल इतने मेहरबान नहीं होंगे हमारे ऊपर जिस तरीके से वो पिछले 3-4 साल से थे, उसका असर भी हो सकता है। हालांकि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी उसके ऊपर टिप्पणी करना, क्योंकि उसका असर जो है वो शायद आने वाले समय में कम भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इन सब चीजों के साथ साथ 2 और मुद्दे होंगे, वो है 9 राज्य स्तर पर चुनाव, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट के चुनाव इस साल में, और एक बड़ा चुनाव 2024 में। ये मेरे ख्याल से कुछ मुद्दे हैं जो बाजार को थोड़ा बहुत सीमित दायरे में रख सकता है, और इसके कारण शायद एक रेंज बाउंड बाजार आपको काफी लंबे समय तक देखने मिले। तो अगर आप साल 1.5 साल का नहीं सोचते हैं, उसका थोड़ा बहुत आगे सोचते हैं, क्योंकि हम हमेशा लंबी अवधि की बात करते हैं निवेश करने के लिए, तो धीरे धीरे करके मूल्यांकन अगर नीचे की तरफ आते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने का आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा। खाली एक ही चीज है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म काफी सारे मुद्दे हैं, काफी सारे गतिरोधक हैं, जिसके कारण जो गति से हम चल रहे थे उसमें थोड़ा बहुत धीमापन आ सकता है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया आप लोगों का। मैं कह रहा हूँ कि जैसे इलेक्शन की बात आपने की, पूरे साल में 10 कम से कम स्टेट इलेक्शंस और एक उसके बाद यूनियन इलेक्शन आएगा, बीच में कि एल नीनो का थोड़ा सा प्रिडिक्शंस हो रहे हैं कि ये हो सकता है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन भी हमारे साथ में। तो ये 2023 ऐसे ही चलेगा क्या, कि 2023 में हम कुछ ना करें, केवल वेट एंड वॉच करते रहें, कंसर्न देखते रहें? देखिए, अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, 10 महीने बाकी हैं 2023 में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और जैसे पिछले 4 हफ्तों में नैरेटिव चेंज हुआ है, वो नैरेटिव उसके पहले के ऑलमोस्ट 4 महीने तक दूसरा नैरेटिव था। तो काफ़ी सारी चीज़ें, मूविंग पार्ट जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है। बट अगर जस्ट स्टेप बैक करके देखें तो 2 मेन चीज़ मैं बोलूँगा कि इक्विटीज़ का जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, वो जैसे मनीष और हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया, एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे आपने कहा टीना था इक्विटीज़ का, 2020 से अगर हम देखें तो शार्प इंटरेस्ट रेट कट हुए थे, ब्याज की दर नीचे जा रही थी, तो फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालना अट्रैक्टिव नहीं था, तो टीना था, इक्विटीज़ में पैसे आ रहे थे। अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो फिक्स डिपॉजिट के दर बढ़े हैं, और एक टीना की जगह पे एक टीवा हो गया है, देयर इज अ वायबल ऑल्टरनेटिव। तो अगर पहले हम कहते हैं कि चलो 80% अपना एसेट एलोकेशन इक्विटीज में करो, तो अब शायद वो मोर बैलेंस्ड हो जाएगा 50%। तो एक तो ये ऑल्टरनेटिव आ गया है। और सेकेंडली मुझे लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, अगर हम 6% पे भी 6.5% भी ग्रो करते हैं, तो स्टिल अर्निंग्स ग्रोथ जो है अभी भी 15% तक आ जाएगी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। ये कंसिस्टेंस एस्टिमेट्स हैं, और इसमें मूविंग पार्ट्स काफ़ी हैं। कभी अर्निंग्स ग्रोथ कमोडिटीज़ की वजह से आती है, कभी अर्निंग्स ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर की वजह से आती है, लेकिन निफ्टी लेवल पे देखें या मार्केट लेवल पे देखें,
15% अर्निंग्स ग्रोथ आ जाती है टिपिकली, एज लॉन्ग एज द मार्केट ग्रोज बाय, जीडीपी ग्रोज बाय 6.5%. तो मेरे ख्याल से ग्रोथ मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली है इंडिया में. वैल्यूएशंस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं और इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो मेरे ख्याल से इतना परेशान होने वाली बात नहीं है. इतनी पेसिमिज्म जो मैं सुन रहा हूँ ये अभी, उतनी पेसिमिज्म लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी नहीं है. मतलब यहाँ थोड़ा बुरा वक्त है, निकल सकता है. बिल्कुल. अजय सर, मुझे एक चीज़ समझाइए, आपके जो मार्केट का अप्रोच है उसमें मुझे एक चीज़ ये समझाइए, जिससे हम लोग बहुत मोटे मोटे नंबर देखते हैं ना, हमारे दर्शकों को समझ में भी आए कि आप ऑटो सेल्स के नंबर देखिए, एविएशन की इंडस्ट्री की हालत देखिए, फ्लाइट में टिकट नहीं मिलता इतने महंगे, होटलों में जाइए तो लाइन लगी है, मतलब मंडे टू फ्राइडे में भी लाइन लगी हुई है, वीकेंड की तो बात ही छोड़िए आप. मॉल्स में जाइए तो रियल एस्टेट के दाम भयंकर बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां लोन प्रीपे कर रही हैं विद इंटरेस्ट. ये क्या ये डिस्कनेक्ट है क्या, या ये पिक्चर सही नहीं है इकोनॉमी की? अजय सर, अपने को अनम्यूट करिए सर प्लीज. हाँ, देखिए, कोई डिस्कनेक्ट नहीं है बाजार के अंदर में. हर बाजार के अंदर में कुछ सेक्टर अच्छे चलेंगे, कुछ खराब चलेंगे. आज की तारीख में होटल सेक्टर ले लीजिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है. उसके अंदर आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो आपको चिंता की सोचने की जरूरत नहीं है. चाहे एयरलाइन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, बहुत बेहतरीन चल रहे हैं. कमोडिटी सेक्टर दाम गिर गए हैं, कैश फ्लो बहुत बेहतरीन. तो हर बाजार के अंदर में कोई ऐसा सेक्टर जरूर मिलेगा आपको जहां पे आप अपना सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं. प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारे जो स्टॉक्स थे, जनरली स्पीकिंग, चाहे ऑटो ले लीजिए, ग्रोथ ठीक है लेकिन पीज उनकी इतनी ज्यादा थी कि उनको अब उस पी को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है. एक ये माहौल. दूसरा माहौल, फ्रेश इक्विटी जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसमें रिटर्न आ सकती है बाजार के अंदर में. जैसे मैंने कहा, बाजार के अंदर में कई सेगमेंट ऐसे हमेशा रहेंगे. जैसे आपने एक साल पहले केमिकल्स को देखा, क्या बढ़ा हुआ और उसके बाद में कम हुआ. अब देखेंगे आपके कमोडिटी थोड़ा गिरे लेकिन अब भी आप डिविडेंड रिटर्न खा रहे हैं. हॉस्पिटल सेक्टर बढ़ता जाएगा. तो जो मार्केट की अब ट्रिक आ गई है वो ये है, जो कई साहब ने कहा कि लंबा इन्वेस्टमेंट करिए. मार्केट कहती है आपको कि आप लंबा मत सोचिए. आप सोचिए हर इंडस्ट्री एक साइकिल में है और उस साइकिल के टॉप पे आपको निकलना है और उसको आपको प्रॉफिट बुक करना है. तो ये जो माहौल है, चाहे आज का ले लीजिए, चाहे ग्रोथ का ले लीजिए, चाहे लेस ग्रोथ का ले लीजिए, इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है. इस माहौल में भी आपको शेयर बहुत मिलेंगे जहां पे रिटर्न आपको अच्छी आएगी. कोई आपको इतना, आपने सही कहा सर ने कि पेसिमिज्म का इतना फायदा नहीं है. बट ट्रिक ये है कि अपना प्रॉफिट निकालिए मार्केट से. 5 साल 7 साल वाली थ्योरी अब फेल हो गई है. आपने देखा 5 साल पहले एचडीएफसी बैंक क्या था, आज वहीं बैठा हुआ है. आपकी रिटर्न 0.2 आई है, थोड़ा बहुत डिविडेंड आया आपको. कमोडिटी स्टॉक सिर्फ एक ऐसा कैटेगरी है जो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड देके आपके रिटर्न को एक्सपैंड करते हैं. बाकी कोई भी सेक्टर को आपको प्रॉफिट इन कैश करना पड़ेगा. वो अगर आपके मन में है कि बस मैंने मार्केट में रहना है तो मुझे इन कैश करना है, आप किसी भी मार्केट में एंट्री कर सकते हैं. अगर आपका प्लान है कि मैं 3 या 5 साल तक रहूंगा तो इट डज नॉट मैटर कब आप इन्वेस्ट करेंगे, आप रिटर्न लेके नहीं जा सकते मार्केट से. तो पैराडाइम है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, इंडस्ट्री साइकिल. थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको. वो पुराना जमाना चला गया कि रखे रहिए, चाहे नेस्ले को रखते रहते. अब उसका दाम 5 साल से ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है. तो ट्रिक ये है, हर बाजार हर माहौल में आप सेक्टर को चूज करिए और उसको प्रॉफिट बुक करने की आपको क्षमता होनी चाहिए. ये बहुत जरूरी है. बाकी जैसे सही कहा, पेसिमिज्म की जरूरत नहीं है. थोड़े से रिटर्न आने मुश्किल हो रहे हैं तो उसके लिए घबराइए मत, थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए. अच्छा, कितना खर्चा होगा 2023 में? आप ये देखिए, 2014 में लोकसभा इलेक्शन में 30-35 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए थे. फिर इसका डबल हुआ है 2019 में. अब उसका डबल अगर हम ना करें तब भी मेरा अंदाजा, रफली एक एस्टिमेट हम लोग पढ़ रहे थे कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ यूनियन इलेक्शन पे खर्च होंगे 23 के मध्य से लेकर के 24 की मई तक. ये एक एडिशनल वन ऑफ एक्सपेंडिचर है जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर होता हुआ दिखेगा. इसके अलावा जो आपने कैपेक्स को कहा तो ठीक है, उसमें से हम 50% मान लेते हैं कि वो बहुत ही ऐसे इलाकों में होगा जिसका बहुत पैसा मूव होके नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हुए दिखेंगे. तो क्या ये इतना जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितनी बहनसी दिख रही है मार्केट में अजय सर, तो ये फील करने के लिए नाकाफी होगी क्या? नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपको ग्रोथ देखना पड़ेगा. पिछले साल भी तो खर्चे हुए कुछ. इस साल के खर्चों में आमदनी में एक सबसे बड़ी जो कमी आएगी वो आएगी आपके एक्सपोर्ट की आमदनी से. चाहे आपने 1 लाख खर्चा कर लिया, अगर आपके एक्सपोर्ट 10 बिलियन से गिर गए नीचे तो वो बराबर हो गया स्कोर. तो इसलिए आपको दिखेंगे कि मार्केट के अंदर में, कंपनीज के अंदर में जो सेल कर रहे हैं, डोमेस्टिक में शायद इतना नुकसान नहीं है.
एक्सपोर्ट में कॉटन टेक्सटाइल ले लीजिए, कितना बढ़िया एक्सपोर्ट करते हैं सारे, सबका ऑलमोस्ट ग्रोथ 0 पे आ गई है। तो आप डोमेस्टिक को लीजिए और इंटरनेशनल को जरूर साथ में लीजिए, तब देखिए कि इनकम इंडिया में क्या आ रही है। और वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्ट की इनकम इंडिया में नहीं आ रही है। सरकार की पॉलिसी है कैपेक्स की, ना कि कंज्यूमर ग्रोथ की। तो दोनों जगह से कंज्यूमर ग्रोथ डबल वैमी हो रही है, और उसी लिए बार बार होती है कि हम कैपेक्स क्यों नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में। भाई डिमांड होगी तो हम आपको कैपेक्स करेंगे ना। अगर आप दंत मंजन खरीदेंगे लोग ज्यादा तो हम लगाएंगे ना फैक्ट्री। अगर उसके लिए नहीं आ रहा है पैसा तो क्यों कोई फैक्ट्री लगाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो उसका क्या एंड में किसको बेनिफिट आएगा ये देखना पड़ेगा। बट आज की तारीख में वो कंज्यूमर कंजम्पशन को नहीं बढ़ावा दे पा रही है, और सबसे बड़ा होल वहीं पे है कि अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ा पाएंगे आप, अगर 80% देश की पॉपुलेशन को आपको सब्सिडी देनी पड़ती है फूड ग्रेन के लिए, तो समझ लीजिए कि हमारी कंजम्पशन पॉपुलेशन कितनी छोटी है। तो इसलिए मैक्रो में इतना मत जाइए, माइक्रो देखिए कि 80% लोग तो खाना नहीं खा पाते हैं, तो वो कंजम्पशन क्या करेंगे। बाकी 20 में से 2, 4, 5% है जो इस इकोनॉमी को चला रहे हैं, वो कब तक चलाएंगे देखने की बात है। तो काफी हद तक गवर्नमेंट पॉलिसी भी जिम्मेदार है हमारी आज की स्लो ग्रोथ की। अगर वो चेंज होती है इलेक्शन ईयर में तो उससे फायदा हो सकता है, बट अब तो बजट भी आ चुका है, अब तो मुश्किल है। कंजम्पशन के बिना मार्केट नहीं चल सकती। गौरांग सर, बजट में प्रोविजन किए गए, कुछ पैसा लोगों के हाथ में बचे, टैक्स में कुछ किया गया, कुछ ऐसे उपाय किए गए जिससे लोगों की डिस्क्रिशनरी इनकम भी बढ़ेगी, और सरकार ने अपने डेफिसिट को भी कंट्रोल किया। ये एक पहलू है। दूसरा मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जो कंजम्पशन लेड स्टोरी है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ में टच करना चाह रहा था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि फंड हाउसेस जो हैं वहाँ पे जो निवेशक है इक्विटी म्यूचुअल फंड में खास तौर पे इक्विटी में थोड़ा सा वो संकोच कर रहा है, पीछे हट रहा है, उसको एक झिझक सी है, या हालांकि नंबर्स अभी भी वो 14,000 करोड़ का मेंटेन्ड है, या अभी भी लगता है कि नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, हालांकि पीएमएस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो नीरज भाई देखिए, भारत ऐतिहासिक तौर पर खपत से चलने वाला देश है, और इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे पास, और खपत को लेकर के महंगाई के समय में जो चॉइस होगी वो थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप हाई एंड लग्जरी गुड्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको डाउन द ऑर्डर आना पड़ेगा। लेकिन क्या खपत पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगी, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। और ये जो एफएमसीजी क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, उसको हमारी जो बुनियादी तर्क के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो कंपनियां हैं उसमें से करीबन 7 या 8 कंपनियां एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और एक जो थोड़ा बहुत डर या भय आप कह सकते हैं जो अनुमान बारिश को लेकर के हैं, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और अगर बारिश में थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाई दी या फिर जो अनुमान है उसके नीचे के तरफ के आंकड़े आए, तो शायद जो मांग ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से आती है वहां पर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का आंकड़ा दिख सकता है। तो एफएमसीजी क्षेत्र मेरे ख्याल से स्पॉटलाइट में रहेगा हमारे तरफ से, और हम वहां पर धीरे धीरे करके खरीदारी की भी राय दे रहे हैं। जहां तक रहा सवाल एक निवेशक का कि वो क्या सीधा इक्विटी मार्केट में आता है या फिर वो म्यूचुअल फंड के द्वारा आता है, तो हम हमेशा यही राय देते हैं कि आप किसी भी तरह से जाए, या डायरेक्ट जाए या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए, आप पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर निवेश मत कीजिए। आपके पास समय आएगा, बाजार आपको ऐसे मौके देगा कि आप अपनी जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। तो किश्तों में धीरे धीरे करके अगर आप निवेश करते हैं, गिरावट पर धीरे धीरे करके अच्छी कंपनी, मजबूत कंपनी, सक्षम मैनेजमेंट वाली कंपनियों में, जहां पर कारोबार की रणनीति आने वाले भविष्य में सक्षम और मजबूत है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी भी तरह की निराशा होगी, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। ओके, तो एफएमसीजी को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि मैं 1 रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहा था, जिन रिपोर्ट्स पे ये दिखा रहा है कि रूरल इलाकों में और छोटे शहरों में चक्का घूम गया है, जो कोविड के दौरान बुरी तरीके से बिगड़ गया था। ब्रेक के बाद इस पे बातचीत होगी कि सेक्टोरली क्या एफएमसीजी एक सेक्टर ऐसा होगा जो 2023 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। उसके अलावा और भी उठा सकते हैं क्योंकि रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर, लेकिन क्या ये एक ऐसा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है? ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका वीकेंड अड्डा में, जिसमें हम मार्केट पे चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने बाजार को समझने की कोशिश की, उसकी चिंताएं क्या है, किस तरीके से आगे वो बढ़ेगा, कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करेंगे, अमेरिका के, भारत के, इन सब पे विस्तार से बातचीत हुई। अब एक ऐसा सेक्टर की हम बात करना चाहते हैं जो FMCG है, जिसका बड़ा डिपेंडेंस रूरल इकोनॉमी पे होता है, छोटे शहरों पे होता है, क्योंकि मास मार्केट है, वहाँ से ये ड्राइव होता है। FMCG को लेकर के बहुत चिंताएं थी, क्योंकि रूरल इकोनॉमी, छोटे शहरों में डिमांड नहीं आ रही थी, ग्रोथ नहीं आ रही थी, और ये बहुत सारे रिजल्ट्स में आपने देखे होंगे, चाहे वो HUL का रिजल्ट हो, ब्रिटानिया का हो, मैरिको का हो, ITC का हो, गोदरेज कंज्यूमर का हो, जिसमें दिखता था कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। और ये मैनेजमेंट बोलते भी थे कि उन्होंने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। ये तरह तरह के स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे, लेकिन कहानी पिछले क्वार्टर से बदलना शुरू हो गई है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊं कि हमने एक जो सर्वे है, कैंटार एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो कंज्यूमर का सर्वे करती है, उसकी ये रिपोर्ट बता रही है कि ग्रामीण बाज़ारों में रिकवरी के मजबूत पुख्ता संकेत दिख रहे हैं। ग्रॉसरी की डिमांड अच्छी खासी दिख रही है, जो कि अब अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर था उसके बीच में बढ़ के वो 2.5% से ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, जो पहले नहीं थी। 5 क्वार्टर तक लगातार नेगेटिव थी, अब वो 2.5% पॉजिटिव है, जिसमें ग्रॉसरी सबकी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। अगर इसको अर्बन और रूरल में हम बांट के देखें, जिस अर्बन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ 3.6% की ग्रोथ है और रूरल में 1.3 की है। हालांकि अभी भी अगर आप उसमें जाएंगे कि प्री कोविड लेवल में, तो उससे कम है। 2020 की उस डिमांड से अभी भी नीचे है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा थी और अभी उतनी नहीं पहुंची। लेकिन 5 क्वार्टर के बाद अगर पॉजिटिव हो रहे हैं आप, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये एक बड़ी बात हुई। कैंटार की एक और रिपोर्ट थी 2 महीने पहले, जिस पर हमने डिस्कशन भी किया था। उसमें उन्होंने बताया कि रूरल इकोनॉमी में उतनी अर्निंग की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब कोविड के दौरान उनकी इनकम घटी और कोविड जब खत्म हुआ तो उनकी इनकम शुरू हुई, लेकिन स्पेंडिंग नहीं हुई। वो होल्ड बैक कर रहे थे, क्योंकि उनको एक कंफर्ट चाहिए था, कल को कुछ और मुश्किल आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपनी सेविंग्स बढ़ाई, स्पेंडिंग नहीं कर रहे थे, ये उनकी रिपोर्ट थी। अब और उस समय ये बात हुई थी कि जैसे ही ये स्पेंडिंग शुरू होगी, आपको रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। अब वो होना शुरू हुआ है। इसको एक बात और कंफर्म करती है, एक प्राइस नाम की कंपनी है, वो भी कंज्यूमर रिसर्च में है। उनके साथ हमने बाकायदा इस पर बहुत 1 घंटे का शो भी किया। वो भी इस बात की तस्दीक करके गए कि जो रूरल इकोनॉमी की इनकम थी, जो 7% होती थी, यानी जो 60% एस्पायरिंग क्लास वो कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी जो 7% इनकम कंट्रीब्यूशन होता था, वो घट के 3% चला गया था कोविड के समय। अब वो फिर से 5 के ऊपर आ गया है और 7 की तरफ बढ़ रहा है। यानी रूरल इकोनॉमी पटरी पे आ रही है। पर्सनल केयर की ग्रोथ 4.5 पौने 5% के आसपास है। फूड एंड ब्रिवरेजेस की वॉल्यूम ग्रोथ 2.5-3% के आसपास है। अब इसमें एक कैच यही, जो हम लोग एल निनो के भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, मानसून की चर्चा कर चुके हैं, कि अगर ये एवरेज या बिलो एवरेज के आसपास भी रहता है तो मैनेजेबल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो शायद इसमें फिर से थोड़े समय के लिए रोक लग सकती है। इस परिस्थिति में जहाँ पे ये डेटा के तौर पे हमारे सामने दिख रहा है कि रूरल इकोनॉमी पटरी पे आती हुई दिख रही, जो कि भारत की सबसे बड़ी चिंता थी, तो हम जिस डिमांड की बात कर रहे हैं, जिस ग्रोथ को हम चाहते हैं, देखिए के शेप तो चल ही रहा है ना। मर्सिडीज दबा के बिक रही हैं, बिल्कुल, उसमें कोई रुकावट नहीं है। 5 स्टार फुल है, 5 स्टार फुल है। 2 एंड अबव BHK के फ्लैट, जहां अजय सर रहते हैं गुड़गांव में, वहाँ तो मतलब अनबिलीवेबल मार्केट है भारत का। वहाँ पे अजय सर को दिखाइए 30-30, 40-40 करोड़ के मकान ओवरनाइट बिकते हैं, और वो बहुत प्राइड के साथ DLF वाले बता के जाते हैं कि देखिए हमने एक रात में इतने मकान बेच दिए। तो उधर वाले तो ठीक है, मतलब के ऊपर वाली लकड़ी के जो लोग हैं वो तो ठीक ठाक हैं। अभी जो नीचे वाले बेचारे परेशान थे, वहाँ वो के जो है अब वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। भरोसा दिलाता है ये, बावजूद इसके कि US में इतनी चिंताएं और यहाँ इतनी चिंताएं, वहाँ इतनी चिंताएं। देखिए, रूरल इकोनॉमी को इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मतलब है नहीं, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट तो जाएगा ना वहाँ। ट्रिकल डाउन रूरल में, मैंने ट्रिकल डाउन तो अर्बन में आती है, क्योंकि जॉब्स क्रिएट होती है, एक्सपोर्ट जो होता है बढ़ता है। जब US और ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा करता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, IT सर्विसेज बढ़ती हैं, गुड मैन्युफैक्चर जो है वो बढ़ते हैं। तो और वो तो सारे फैक्ट्रीज और अर्बन फिनोमिनन है। रूरल इकोनॉमी को फर्क पड़ता है कि लेबर की डिमांड बढ़ती है तो ज़्यादा माइग्रेशन होती है थोड़ा बहुत, बट उसको थोड़ा टाइम लगता है। जो पिछले 12-15 महीने में FMCG कंपनीज ने मार्जिन और वॉल्यूम का प्रेशर झेला है,
उसकी दो कारण है, जैसे आपने कहा, एक तो कोविड के समय में जो गरीब होता है वो सेविंग बढ़ा दिया, कंजम्पशन कम कर दिया। सेकंड इज 2022 के बिगिनिंग में ये होप बन रहा था कि जो सेकेंड वेव के बाद जो रिकवरी थी वो शुरू होगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन का इश्यू आ गया, तो सारी कमोडिटीज का भाव वापस बढ़ गया और इन्फ्लेशन वापस बढ़ गया। तो जो रिकवरी थी, जो परचेसिंग पावर थी, वो डाइल्यूट हो गई, क्योंकि महंगाई की वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो नहीं आया, और वापस जो हमें दिख रहा है कि जो कंजम्पशन हो रही है वो महंगी चीज़ों की हो रही है, लोअर जो था उनकी जो इनकम थी उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो मेरे ख्याल से अब हमने पिछले कई महीनों में देखा है कि जो फूड प्राइसेस हैं वो अगेन काफ़ी रीजनेबल हो चुके हैं, नेचुरल गैस वगैरह के इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो चुके हैं। तो फूड और जो स्टेपल्स के जो दाम हैं, जो मास जो रूरल और गरीब लोग कंज्यूम करते हैं, उनके रॉ मटेरियल कम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग पावर भी जो है धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। और एफएमसीजी कंपनीज पर देखें तो उनको डबल वहमी, एक तो वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो गया और दूसरे जो रॉ मटेरियल्स थे उनके बढ़ गए थे, तो मार्जिन का प्रेशर आ गया था। मेरे ख्याल से अब ये दोनों फैक्टर रिवर्स होंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और एफएमसीजी कंपनीज का जो वॉल्यूम ग्रोथ है और मार्जिन का प्रेशर है वो दोनों सही दिशा में जा सकते हैं। अच्छा, जॉब का आपने नाम लिया, तो एक और मैं यहाँ बताऊँ, अभी रिसेंटली मतलब एक आध महीने में आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी जॉब रिपोर्ट्स आई हैं। इसमें भी देखिए बहुत तेज़ी से बदल रही हैं परिस्थितियाँ। 2-3 महीने पहले तक टीम लीज की रिपोर्ट थी, बड़ी रिपोर्ट थी उनकी, हमने उनसे बात भी की थी। उनका ये कहना था बड़े बड़े शहरों में नौकरियां हैं खूब, जो एकदम एक कन्वेंशनल नॉलेज बताता है कि जब भी जॉब क्रिएट होगा तो चेन्नई में होगा, मुंबई में होगा, बेंगलोर में होगा, छोटे शहरों में नहीं होता। एकदम उसके कॉन्ट्रा रिपोर्ट अब आ रही हैं कि अब स्मॉलर टाउन्स में, बी सिटीज़ में बहुत बढ़िया जॉब क्रिएशन हो रहा है। मे भी शायद यही रीज़न हो कि जब रिवाइवल ग्रोथ शुरू हुई रूरल इकॉनमी में, तो वहाँ पे आती हुई दिख रही हैं। तो ये बहुत तेज़ी से जो चीज़ें बदल रही हैं और इसका फ़ायदा हो रहा है। मनीष जी, मुझे ये बताइए, क्या कहीं डेटा डिस्कनेक्ट भी होता है क्या? क्योंकि हम लोग जो इस तरह खबरें पढ़ते हैं ना कि भैया नौकरियाँ भी हैं, रूरल डिमांड भी आ रही है, लेकिन जब हम बिग पिक्चर में आके बड़े नंबर्स देखते हैं तो वो कुछ दूसरी कहानी बताते हैं। ये थोड़ा मेरे को समझाइए, क्या होता है ये? नीरज जी, ऐसा है कि ग्रोथ जो होती है किसी भी देश की, कोई भी इकोनॉमिक ब्लॉक की, और प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर जो होता है उसकी एडवांस होने से होती है। आप जब एक रूरल इकोनॉमी, एक ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लार्जली या तो फूड रिलेटेड कुछ है, एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, या कंस्ट्रक्शन है। ये दो सेक्टर जो है पिछले 10, 20, 50 साल के अंदर सबसे स्लो मूविंग सेक्टर है, उसके अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आती नहीं है। तो इसके लिए हमेशा रूरल इकोनॉमी इंडिया में लैग करेगी अर्बन इकोनॉमी को, बिकॉज अर्बन मतलब प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर है वो, कि हम यहाँ पे आईटी सर्विसेज बिल्ड करके विश्व को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोडक्ट बना करके लोकल मार्केट या इंटरनल मार्केट के अंदर हम अपने प्रोडक्ट की डिजाइन और स्पेक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। तो रूरल इकोनॉमी जो है यहाँ नहीं, सिर्फ कहीं दुनिया के अंदर किसी जगह जो है वो एडवांसमेंट का रीजन नहीं होती है, वो हमेशा लैग करती है। ऐसा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सबसे पहले दर्शकों को ये समझना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ पे रूरल इकोनॉमी थोड़ा सा ज्यादा डैम्पन हुई थी कोविड के बाद में, क्योंकि जो लेबर फोर्स रूरल इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी को सप्लाई कर रहा है, वहां पे रिवर्स माइग्रेशन हुआ था। तो उसकी वजह से एग्जिस्टिंग रूरल फोक्स जो है वो ऑलरेडी थोड़ा अंडर एम्प्लॉयड से थे, और ज्यादा अंडर एम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि वहां पे कंपटीशन डेवलप हो गया कि जो यहाँ पे बंबई में एक घर बना रहा था वो वापस अपने जब घर गया तो वहां पे वो वहां के लेबर से कॉम्पीट किया, तो वहां का ओवरऑल वेज लेवल जो है वो और ज्यादा डैम्पन हुआ। तो उसकी वजह से एक सॉफ्ट पैच रूरल इकोनॉमी रिलेटिव टू अर्बन इकोनॉमी में देखा गया। अब उसका रिवर्सल इज प्लेइंग आउट राइट नाउ, कि बहुत सारा जो लेबर वापस से माइग्रेट होकर के अर्बन सेंटर्स में आ गया है। मोटा मोटी अपना कई बार बात हुआ है कि अर्बन कंस्ट्रक्शन के जो इंडिकेटर्स हैं वो ऐसा दिखते हैं कि प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। तो मोटा मोटी जो सारा लेबर रूरल इंटरलैंड में चला गया तो वापस इधर आ गया है। तो इसकी वजह से अगर आप रूरल वेजेस को देखोगे तो वापस से वो प्री कोविड ट्रैजेक्टरी पे अब जाने लगे हैं। जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे वो रीजनेबली ओके है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है लेकिन रीजनेबली ओके है। गवर्नमेंट केपेक्स जो है वो और किसी जगह बहुत बड़ा अगर कंट्रीब्यूट करता हो ना करता हो, लेकिन रूरल इकोनॉमी या हिंटरलैंड के अंदर वो
जनरली कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ में, तो वो भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव फिलिप देगा अगले 6-12 महीने में। और फाइनल पॉइंट, जो पॉलिटिकल मैक्रो है वो इंडिया के अंदर कुछ ऐसा है कि अंतिम जो 12-14 महीना होता है किसी भी गवर्नमेंट का, तो उसमें रिलेटिवली एक रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो मेरा ख्याल ये है, जो अपना एक बार पहले भी बात हुआ है, कि ये बेसिकली कार इकोनॉमी जो है वो स्कूटर इकोनॉमी बनेगी इंडिया की इन नेक्स्ट 12-14 महीनों में, इन टर्म्स ऑफ फोकस एरिया, कि वहां पे जहाँ थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम बेहतर होगा। लेकिन फिर भी एक बड़े मैक्रो के कॉन्टेक्स्ट में ये समझना जरूरी है कि ये रूरल इकोनॉमी बहुत भार सहन नहीं कर सकती है। ओवरऑल यू विल हैव टू हैव अर्बन इकोनॉमी, प्रोडक्टिव सेंटर्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, फैक्ट्री इकोनॉमी टू डू बेटर, तभी जाकर के देश का ग्रोथ जो है वो 5-6% की जो रट से बाहर निकल के 7-8% की तरफ जा सकता है, जिसके चांसेस अगले 12-14 महीने में नहीं है। ओके अजय जी, कार इकोनॉमी तो चल रही है, स्कूटर इकोनॉमी चलने की कोशिश कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर पसंद है क्या आपको? आपके इलाके में सर बहुत इतना महंगाई क्यों है? वहाँ पे इतने महंगे मकान क्यों बिकते हैं? गुरुग्राम में ऐसा क्या है? देखिए, अब आएंगे तो आपको दिखाएंगे गुरुग्राम में क्या है। अब आइए तो और देखेंगे आप, और आप भी खरीद लेंगे। देखिए इतना, देखिए हम तो अब कहते हैं कि इक्विटी में इतने साल रहे, इतना एनालिसिस करेंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा। आप एफएमसीजी बात करते हैं, आप देखेंगे कि उसी इंडस्ट्री के अंदर में जहां पे एफएमसीजी में डिमांड कम हुआ, उसी इंडस्ट्री में 2 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने स्पेक्टेकुलर रिटर्न दिया इस साल में। वरुण बेवरेजेस ले लीजिए और आप आईटीसी को ले लीजिए। तो हर इंडस्ट्री के अंदर में अब सबका प्ले वही है, वैल्यूएशन का। जो महंगे स्टॉक थे नेस्ले का, उसका पिछले 65 दिन में 4% रिटर्न आया। जो सस्ता स्टॉक था आईटीसी, उसका 78% रिटर्न आया। तो मेरा यही कहना है कि इतने सारी मैक्रो चीजों को अगर हम कोशिश करेंगे सिमुलेट करने की, तो शायद एनालिसिस पैरालिसिस में रह जाएंगे। सोच ये है, कंपनी ठीक है, लेवरेज है कि नहीं है, ग्रोथ थोड़ी आ रही है, और उसमें वैल्यूएशन पे आप अच्छा जाएंगे अंदर, तो आपका आई थिंक मुनाफा होगा। हर चीज को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आप अगर कंपनी में कम वैल्यूएशन पे एंट्री करेंगे तो खराब माहौल में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो आपको आईटीसी और वरुण बेवरेज दिखाते हैं। आप बढ़िया से बढ़िया कंपनी डीवीएस की आप लीजिए, कंपनी बढ़िया को आप हाईएस्ट मल्टीपल पे एंट्री जाएंगे तो आपका नुकसान होकर रहेगा। तो मेरी अभी ये कहती है कि इन्वेस्टर्स को कि माहौल को उतना मत एनालिसिस करिए, आपके कंट्रोल में काफी चीजें नहीं है, कई चीजें समझ भी नहीं है, आप करते रहेंगे। आप देखिए कंपनियां, अच्छी कंपनियों को एंट्री पॉइंट देखिए आपके लिए क्या है, और उसमें एंटर कर लीजिए। एनवायरमेंट को छोड़िए, माहौल को छोड़िए, मैक्रो को छोड़िए, यूएस डॉलर को छोड़िए, कंपनी समझ आ गई आपको, एंट्री प्राइस ठीक है, डाल दीजिए पैसा उसके अंदर में, थोड़ा नीचे आता है एवरेज कर दीजिए उसको। बट अगर आप एनवायरमेंट को एनालिसिस करते रहेंगे तो शायद फिर हमको फिर इकोनॉमिस्ट बनना पड़ेगा, जो सिर्फ इकोनॉमी पे करते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बहुत जोरदार बात बताई सर। बताइए ना, फिर सबसे इस समय जो पढ़ाई करा जाए तो सबसे सस्ता वाला सेक्टर कौन सा है? देखिए, आज की तारीख में कमोडिटी से सस्ता सेक्टर कोई भी नहीं है, और वो एक सेक्टर ऐसा है जो मोनोपोली में बैठा हुआ है। उसको कोई नई माइन खोलने के 10 साल लगते हैं। आपको अगर कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसको कॉपर चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, आयरन ओर चाहिए ही होगा। और कंपनियां ग्लोबली वही 5 कंपनियां हैं। तो आप ऑयल में देख लीजिए आपने क्या रिटर्न आई है, स्पेक्टेकुलर। कमोडिटी कंपनी में आंख बंद करके सबकी वैल्यूएशन पीस 10 से नीचे है, 5 से नीचे है। इससे सस्ती कंपनी आपको कहां मिलेंगी जहां पे मोनोपोली स्टेटस? हमारे हिसाब से आज भी कमोडिटी सेक्टर बेस्ट सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए, और जितने दाम गिरते हैं आप लीजिए उसको। सुपर साइकिल में ये वो रिटर्न देके जाएंगे कि आपको याद रहेगा, और ये सिक्योर्ड है काफी हद तक। अब डीलेवरेज हो चुकी कंपनियां, डिविडेंड काफी एग्रेसिव है इन लोग का। और नॉट ओनली इंडियन कंपनी, आप ग्लोबली देखेंगे कमोडिटी कंपनी काफी चीप है और डिविडेंड है। सेक्टर एक है जहां पे हम आज भी डालेंगे पैसा, वो कमोडिटीज। अगर इकोनॉमी चलेंगी तो आपको उनके मेटल चाहिए ही होंगे आपको। सर इकोनॉमी चलेगी तो बैंक भी तो चलेगा, बैंक नहीं चलेगा? देखिए, बैंक की परेशानी ये है उसके अंदर में सबसे कि मोनोपोली नहीं है बैंक के पास में। तो बैंक के हाथ में फिनटेक ने आके उनका ब्रेड बटर खाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने आरबीआई के पास गए, रोका कि भैया हमको रोकिए वरना हमारा तो खत्म हो जाएगा किस्सा। और इसीलिए जब मोनोपोली नहीं है उनके पास में, तो आप compete करना पड़ेगा, आपको रेट पे compete करना है, सर्विस से compete करना है। तो स्पेक्टेकुलर रिटर्न आपके नहीं आ सकते हैं। और इंडिया में खासकर आप देखेंगे इंडियन बैंक की ग्रोथ कहां से आई है? रिटेल लोन से। तो जब कंजम्पशन स्टोरी की बात कर रहे थे इंडिया की, वो क्रेडिट पे बिल्ड थी सारी कंजम्पशन स्टोरी।
धीरे धीरे अगर ईएमआई बढ़ेंगी, एलिजिबिलिटी कम होती जाएगी लोगों की और नया पैसा उससे कम होता जाएगा। और वो हम सबसे ज्यादा कंजम्पशन पे आज इम्पैक्ट कर रहा है, वो है हायर ईएमआई जो एलिजिबिलिटी कम कर रही है। इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है क्या? रिटेल लोन की स्टोरी है, और रिटेल लोन के दाम बढ़ गए हैं और उनकी एलिजिबिलिटी कम हो गई है। तो उसको स्टोरी को बदलने के लिए रेट कम होना पड़ेगा या इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त ग्रो करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। तो बैंक तो मेरे हिसाब से लास्ट हमारी कैटेगरी में आते हैं कि इंडस्ट्रियल कंपनी, केपेक्स कंपनी को इंडिया में किससे ज्यादा प्रॉफिट होगा? केपेक्स कंपनी को होगा। अगर गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ खर्चेगी, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप गुड़गांव में खर्चे या कियोंझार में खर्चे, उनको उतना ही पैसा मिलेगा। तो इंडिया में आज भी आपकी जो कैपिटल गुड सेक्टर है, वो कमोडिटी सेक्टर है, बहुत बेहतरीन सेक्टर है आज भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी से लिंक्ड है। आप कंजम्पशन में जाएंगे तो फिर आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है। गौरांग सर, क्या खरीदना चाहेंगे आप, एफएमसीजी या कोई और सेक्टर, इस कंडीशन में देखते हुए जहां पे हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई इन्फ्लेशन है? तो नीरज भाई, हमने कुछ 5-6 क्षेत्र है जो हमने प्राथमिकता के आधार पर पसंद किए हैं। आईटी से शुरुआत करके बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑटोस, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, मेटल्स और सीमेंट। मेरे ख्याल से ये कुछ 5-6 क्षेत्र है जहां पर हम पहले राय दे रहे हैं कि आप दिग्गज कंपनियों को थोड़ा बहुत ज्यादा अहमियत दे और फिर कुछ चुनिंदा मिड कैप कंपनीज। स्मॉल कैप यूनिवर्स में तकलीफ ये है कि नतीजों के आधार पर अभी भी थोड़े बहुत पिछड़ते हुए आंकड़े नजर आते हैं, इसलिए हमारी जो पसंदगी है वो ज्यादातर दिग्गज में और कुछ मझौले शेयर्स में रख रहे हैं। जी डांगी सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, छोटा सा जवाब चाहिए मुझे। अगर कोई आदमी डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहे तो बताइए क्या, कहाँ लगाए वो? किसी भी अच्छा, उसमें एक कंडीशन और है, उसकी आमदनी 15 लाख से ऊपर है, यानी टैक्स ब्रैकेट उसका चेंज हो जाएगा। अब बताइए। नहीं, किसी भी शॉर्ट टर्म फंड में 7.5-8% के बीच में आपको रिटर्न मिले, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बाकी अगर आप बहुत समझदार हैं तो 12-13% के आसपास में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गई है, तो जो भी आदमी यील्ड मार्केट को समझता है वो जानता है कि 2017-18 के बाद में पहली बार इतना टाइट हो गया है AA और A स्पेस। तो जो हम लोग अंडरराइट करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कई सारी रीजनेबल कंपनीज जो 10-10.25 के आसपास मिल रही थी साल भर पहले, वहां पे ऑलमोस्ट 4% का एक्सपेंशन हुआ है, तो 14.25-14.5 तक पहुंच गई है। तो बेसिकली जो HNI है और एक बड़े सेगमेंट को AA- या उससे नीचे वाले सेगमेंट को सिक्योर स्पेस में लेंड करना चाहता है, तो ठीक ठाक 13-14% का पोर्टफोलियो बना सकता है। पर एक आम इन्वेस्टर जिसको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, 100% सिक्योरिटी चाहिए, एक अच्छे म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म फंड के अंदर 7.25-8% का यील्ड मिल रहा है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। वहाँ देखिए आइडिया भी जनरेट हो रहा है ना? आप क्या करेंगे सर, अभी वेट करेंगे थोड़ा कि या स्टिल कंटिन्यू बाइंग? देखिए, हमारे पास तो लॉन्ग टर्म मनी है और हमें तो हर महीने डिप्लॉय करना ही होता है। थोड़ा लीवे होता है, 2% कैश रख लो या 6-7% कैश रख लो, उससे ज़्यादा कैश टिपिकली रखते नहीं है, तो डिप्लॉय तो करना ही है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो है, डोमेस्टिक इकोनॉमी डूइंग बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो थीम है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो उसमें बैंकिंग तो सबसे बड़ा सेक्टर है, और दूसरे जो थीम से हमें पसंद आ रहे हैं, जो कैपिटल गुड्स वाले सेगमेंट है और इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस जो है, उसमें काफ़ी हमें एक्साइटमेंट लग रही है। एंड प्लस जो PLI वाले सेक्टर्स हैं जहाँ पे China Plus 1 भी अप्लाई होता है, लाइक केमिकल्स में, खास करके जो स्केल कर चुकी हैं कंपनी, बिग स्केल जो केमिकल कंपनीज हैं, उसमें हमें काफ़ी एक्साइटमेंट लग रही है। और दूसरा, जैसे हमने कहा कि काफ़ी सारे कंजम्पशन के सेगमेंट से, फॉर एग्जांपल इवन ऑटोमोबाइल भी देख रहे हैं, तो उनके अभी भी जो मंथली वॉल्यूम नंबर है वो प्री कोविड लेवल के तक पहुंचे हैं, प्री कोविड के ऊपर भी नहीं गए हैं। तो उसमें काफ़ी सारा पेंट अप डिमांड उसमें भी है। और अगर हम लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक्स में बिलीव करते हैं इनकम लेवल्स में, तो ऑटोमोबाइल्स में जैसे डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उसमें भी काफ़ी स्कोप है। ओके, तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है कि कंसर्न्स तो है मार्केट में और बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझदारी से निवेश करते हैं तो आपके पास डेट में भी अच्छे रिटर्न्स की गुंजाइश है, और इक्विटी में भी अगर आप वैल्यूएशन वाइज लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलते हैं तो जैसे अजय सर और गौरांग सर ने बताया कि आप वहाँ पे अभी भी निवेश कर सकते हैं। आपका ख्याली नज़रिया बहुत ही
पिन पॉइंटेड और वेल रेड होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा है, लेकिन हाँ कंसर्न्स भी मार्केट के सामने खड़े हैं। इस हफ्ते हमने कोशिश की आपके दिमाग में जो चल रहा है उसकी जवाब देने की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।